बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय श्री कांशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी में कई लोग आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो आजीवन अपने आप को समर्पित कर चुके हैं माननीय श्री कांशीराम साहब के मिशन के लिए। वैसे ही एक शख्स हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह, जो अपने आप को बहुजन समाज पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर रहने की कसम खाई है। वो आखिरी सांस तक बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करेंगे। फिर से उनके साथ वार्ता में कुछ अंश। आज यहाँ पर एक कैडर कैंप है, विचार गोष्ठी ऑब्लिक कैडर कैंप। तो इसको लेकर के 1.5 महीने पहले हमसे डेट ली गई थी। यहाँ के सभी साथियों ने तय किया कि भाई जयप्रकाश को एक बार बुलाया जाए। काफ़ी दिन हो गए जब से ये आवाज़ उठी थी कि भाई आकाश भाई की और जयप्रकाश भाई की वापसी होनी चाहिए। तो तब इन लोगों ने उस समय तय किया। आकाश भाई की वापसी हो गई तो हमारी नहीं हो पाई थी, तो इन लोगों ने फिर साथ उस समय ये तय किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, काम तो जयप्रकाश पार्टी के लिए कर रहा है तो उसको बुलाया जाए। तो तभी डेट ली थी और आज उसका ये कार्यक्रम है। तो विचार गोष्ठी ऑब्लिक कैडर कैंप ये कार्यक्रम है। विचार गोष्ठी होगी, समाज पे दिशा और दशा को लेकर के चर्चा होगी। इंटेलेक्चुअल लोग इसमें जो है पहुंच रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है उस पर विचार करेगा और चिंतन करेगा, ये प्रोग्राम है। जब मुरैना क्रांति की धरती मानी जाती है, अब आइए सुनते हैं क्या सोचते हैं मुरैना के बारे में। सुनिए कि मुझे जब मैं छोटा था, मैंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, तो यहाँ नाम आता था कि भाई ये वो एरिया फर्टाइल एरिया है चंबल के आसपास का, कि जहाँ से हमारे विधायक जीतते थे, बीएसपी के सांसद भी उधर से रहे थे, कुशवाहा जी जो थे। तो मैं भी देखना चाहता था कि भाई वो कौन सा एरिया है कि भाई जहाँ पर हमारे सांसद जीतते थे। तो वास्तव में जहाँ पर बसपा के सांसद और विधायक जीतते हों तो वो धरती क्रांति की धरती तो मानी जाएगी, तभी परिवर्तन की धरती तो मानी जाएगी। इसलिए हमारा पहले से यहाँ पर आना जाना रहा। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज असली बात जो है वो लोगों के बीच में बैठ करके आज होगी, आज चर्चा होगी। हम भी लोगों को सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि हम केवल बोल करके जाएंगे, हम भी लोगों को सुनेंगे, क्योंकि सवालों के आने से पता चलेगी कि इस समय समाज सोच क्या रहा है। उसके हिसाब से हम डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर निष्कर्ष निकाल करके फिर हम लोग जो है हम मूवमेंट को, पार्टी को मजबूत करने की प्लानिंग बनाएंगे। आकाश आनंद की वापसी के बाद उनसे जब पूछा गया कि आपके अंदर क्या कमी है कि आकाश आनंद की वापसी हो गई लेकिन आपकी वापसी नहीं हो पाई, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनके विचारों को और बातों को। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझ में कमी है तो मुझे बताया जाए कि भाई आपको इस चीज़ों में सुधार करना है तो हम सुधार करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि भाई जयप्रकाश पे बहुत गलती हुई है तो गलतियों का भी दंड मिल चुका है, लगभग 6 साल हो गए हैं। तो लॉ में भी ये नियम है कि दंड मिल जाने के बाद उस व्यक्ति को निर्दोष मान लिया जाता है। तो हमें दंड मिल गया, इसके आगे हमें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है उसके लिए हम मानने के लिए तैयार हैं। और आपने कहा कि आकाश की भाई की हो गई है, आपकी नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने जो है ये रूमर फैला रखा है कि अगर जयप्रकाश पार्टी में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई को। तो इसलिए मैंने कहा, उसमें मैंने सोच समझ के कहा, मैं वीडियो में बोलता हूँ आजकल कि भाई ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, आकाश भाई ऊपर काम करें, ज़मीन पे जयप्रकाश काम कर लेगा। लेकिन काम की आवश्यकता है, क्यों? मैंने अपना घर छोड़ दिया, शादी नहीं करी, कुछ भी ऐसा मेरे पास कुछ काम नहीं है, 24 घंटे मेरे पास यही काम है। घर वापस मैं जा नहीं सकता, किसी दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता, मूवमेंट को छोड़ नहीं सकता, घर बैठ नहीं सकता, मैं तो फिर मर जाऊंगा। तो जब मुझे काम ही करना है तो कम से कम नीचे लेवल पे कोई जिम्मेदारी मिल जाए कहीं पर। केवल ये हो जाए कि भाई इसको कोई पद नहीं दिया जाता, केवल इसकी वापसी की जाती है, इतने में ही पूरे देश में एक मुझे बेनिफिट हो जाएगा कि जो लोग मुझसे कुछ मिलने से कतराते हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी, वो फिर मिलने देंगे, वो बच्चों को रोकेंगे नहीं, तो ये काम आगे बढ़ जाएगा। अब मुझको पूरा भरोसा है, अगर मेरी केवल वापसी ही हो जाए
इतने में ही मैं इस पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उनके दिमाग में जो है ये चल रहा है कि भाई कहीं वो ना हो जाए, इसलिए हमने कहा कि भाई उनको ऊपर रखो, मुझे नीचे रखो, और जिससे कोई दिक्कत ही ना आए, बाकी हम मिलते जुलते रहेंगे सब लोग। तो उनको मिसगाइड कर रखा है कि आकाश भाई को जैसे भी है यहाँ से भी बात बनती है, ये वजह है। लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक 6 साल में, 15 साल में पहले काम किया, 6 साल अब किया, 21 साल में मैं गलत सोच का होता तो अब तक बात पकड़ में आ जाती। हाँ। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जयप्रकाश में ये वो है जी। जब उनसे पूछा गया कि ज्यादातर लोग कहने लगे हैं कि जयप्रकाश अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, तो उसके बारे में जयप्रकाश जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने कहा अति महत्वाकांक्षी, भाई एक बार बताओ, जो पद बहन जी ने मुझको दिया, जो आशीर्वाद मुझे बहन जी ने दिया, गाड़ी मुझे दी, कोठी में रहने की जगह मुझे दे दी, इतने बड़े बड़े 2 पद दे दिए, इससे बड़ी कौन सी महत्वाकांक्षा बचती है? इससे ऊपर क्या बचता है? और क्या मैं बहन जी से ये उम्मीद कर रहा था कि बहन जी अपने अध्यक्ष को पद को हटा करके मुझे दे दें? तो क्या मैं ये सोच रहा था? तो मैं अति महत्वाकांक्षी तो जब बात ये लागू होती जब मेरे पास कुछ और बचता पाने के लिए मुझे तो सब कुछ मिल गया था। तो ये लोगों का एलिगेशन निरर्थक है। जब उनसे पूछा गया पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, कई नेता पार्टी छोड़ के वापस किसी और पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, क्या कारण है कि ग्राफ नीचे चलता जा रहा है? क्या मायावती जी को ग्राउंड में नहीं उतरने दिया जा रहा है या नहीं आ रही है? इसका कारण उन्होंने बताया। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुखिया है वो रोड पे आकर के काम करे। बहुत से बड़े बड़े विद्वान ऐसे होते हैं, किसी भी कंपनी को चलाने वाले, जीएम वगैरह या पार्टी चलाने वाले, जो कोई भी संगठन को, वो अंदर बंद कमरे में अपनी प्लानिंग करते हैं और बाहर जो उसका कार्यकर्ता होता है वो उसका हेल्पिंग हैंड होता है, उसके टूल्स होते हैं, उसके माध्यम से अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं बहुत से लोग। अब जो लोग आरएसएस की प्लानिंग बनाते हैं वो फील्ड में थोड़ा ना काम करते हैं, उनके फील्ड में काम करने वाले लोग और होते हैं, लेकिन वो वहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं आ पा रही हैं बहन जी रोड पे, कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके हेल्पिंग हैंड हैं, जिनके माध्यम से काम करवाना बनता है, उनको तो काम करना चाहिए। उनसे पूछा गया जबकि क्या सही जमीनी जानकारी मायावती तक नहीं पहुंच रही, तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। हाँ, बात जायज़ है भाई। आप देखिए, हम लगातार गिर रहे हैं, गिरने का कोई तो कारण होगा, तो कारण पर हमको काम करना चाहिए, निवारण हो जाएगा। बुद्ध ने भी यही कहा। तो प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, और जो आपने कहा कि भाई गिर क्यों रही है, मेन बात ये है। बिल्कुल, मैंने इस पर जो अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, वो ये है कि फिजिक्स में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिजिक्स में एक स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट चेंज इट्स मोड। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, वो अपना रूप चेंज कर लेती है। तो जो पढ़ा लिखे तबके से बाबा साहब ने उम्मीद की थी कि ये मेरा साथ देगा, उसने साथ नहीं दिया। इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों में कुछ था जो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। फिर साहब कांसीराम ने पढ़े लिखे लोगों को पकड़ा, बाम से लोगों को पकड़ा, उनसे कहा कि दूसरी पार्टी में जो वोट है उसको निकाल के तुम इधर लाओ। वो काम हुआ, क्योंकि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। उसको एनर्जी को साहब ने रूप चेंज कर दिया। जो कांग्रेस को वोट डलवा रहा था हमारे समाज का बुद्धिजीवी लोग, बाबा साहब के बाद से डलवा रहा था, उस बुद्धिजीवी वर्ग को साहब कहाँ से हमने पकड़ा और पकड़ के ये कहा कि भाई तुम उधर ना जा कर के इधर जाओ और समाज को तैयार करो। तो समाज ने कांग्रेस में से वोट निकाल करके बसपा में डलवाना शुरू कर दिया, पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, बाम साहब के लोगों ने। क्योंकि एनर्जी तो लगेगी कहीं ना कहीं, जो बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। जो वहाँ डलवा रहे थे कांग्रेस में, उसको डायरेक्शन चेंज कर दी, तो कांग्रेस में से वोट निकाल के बसपा में आना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अब हमने उस वर्ग को, बाम सेब के बुद्धिजीवी वर्ग को हमने न्यूट्रल छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, वो हो गया दिशाहीन। लेकिन एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो जो एनर्जी इधर को मोड़ के आ रही थी,
अब उस लोगों ने 90% उन्हीं लोगों ने बसपा में से वोट निकाल करके कांग्रेस में शिफ्ट कराना शुरू कर दिया। ये हुआ है जो मैंने महसूस किया। क्या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे लोग, बसपा जीत नहीं पाएगी। और बीजेपी को हराने के लिए आप इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट कर दो। 40% वोट हमारा ऐसे चला गया है यूपी में, और पूरे देश में अगर यूपी से बाहर की जाए बात की जाए तो वहाँ तो 95% चला गया। तो क्या है, हमने जब बुद्धि का प्रयोग, बुद्धिमान लोगों का प्रयोग हमने करना बंद कर दिया, तो उसने अपना एनर्जी ने अपना रूप चेंज करके, रास्ता चेंज करके उल्टा चला गया। इससे हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। जब उनसे कहा गया कि क्या बसपा बी टीम है भाजपा की, या बसपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सही में बसपा बी टीम है भाजपा की, और क्या बसपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ये हास्यास्पद बात है कि बसपा के चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या बसपा राजनीति करना छोड़ दे? ये तो गलत बात है। लेकिन आज की डेट में ये नैरेटिव सेट हो चुका है, नैरेटिव सेट हो गया है। ऐसी स्थिति में से निकलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जब तक हमारी वोट कम रहेंगे कि बीजेपी जितने वोटों से जीती है, कांग्रेस जितने वोटों से हारी है, अगर उतना वोट ही हमारे पास रहेगा, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस हार गई 25,000 वोट से बीजेपी से, अब बसपा के पास वोट आया 30,000, तो लोग कहेंगे यार बसपा नहीं लड़ती तो बीजेपी हार जाती, कांग्रेस जीत जाती। इसका मतलब हमारा जो अंतर है, हमारे पास जो वोटों का बंच है वो कम है, उसमें हम किसी को हराने और जिताने वाले की ही श्रेणी में पहुंच पा रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग काम करें, वोट का इकट्ठा करें, बहुजन समाज में विचारधारा फैला करके, सारे वोट में भाईचारा बना करके हम इकट्ठा करें, चुनाव लड़ें, और पता चले कि हमारे पास वोट आ गए हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, और कांग्रेस के पास वोट बचे हैं 25,000, 30,000, तो तब समाज ये कहेगा कि कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो बसपा चुनाव जीत जाती। तो जो एलिगेशन हमारे ऊपर आ रहा है कमजोरी की वजह से, फिर वो एलिगेशन कांग्रेस पे चला जाएगा। उसके पास ज़्यादा वोट रहेंगी तो वो इस बात को कहेगा, और हम पे वोट ज़्यादा रहेंगी तो हम उस बात को कहेंगे। ये एलिगेशन कुछ नहीं है, कमजोरी में व्यक्ति किसी दूसरी उसमें कमी निकालता है। ये कमजोरी का परिणाम है। हम ताकतवर साबित हो जाएंगे तो वो हमें कमी नहीं निकालेंगे। फिर लोग कहेंगे क्या बात कर रहा है यार बी टीम की बात, अरे तुम अगर नहीं लड़ते कांग्रेस के लोगों तो बीएसपी जीत जाती। तो ये इसकी कारण है। जब उनसे पूछा गया क्या बहन जी राजनीति ठीक कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या सोचते हैं आप बहन जी के बारे में? देखिए वो बड़ी नेता हैं, जो कर रही होंगी सही कर रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी के साथ साथ जो बहन जी कर रही हैं, समाज उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, मान भी रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें समाज की भी हैं। तो जो बीच के जो नेता हैं उनसे मेरा अपील है कि समाज की बातों को इकट्ठा करके, उनकी प्लानिंग्स को और उनकी जो चाहत है उसको इकट्ठा करके वो बहन जी तक पहुंचाएं, और बहन जी से वो भी कुछ उसमें मटेरियल दें, और उसके बाद बहन जी उस पर अध्ययन करने के बाद फिर ऐसी बातें समाज में विचार लाएं, फिर उसको फैलाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रभारी लोग होते हैं, जो और नेता लोग होते हैं, वो नेता के आँख और कान होते हैं, तो उनकी जो वो बैलेंस बनाना चाहिए। उनको अपने नेता और वोटर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम उस कोऑर्डिनेटर का होता है। कोऑर्डिनेशन बनाए दोनों के बीच में कि भाई समाज ये चाह रहा है, कार्यकर्ता ये चाह रहा है, वोटर ये चाह रहा है। मान लीजिए वो कह रहा है वोटर कि भाई गठबंधन में आप आ जाएं, तो हम बीजेपी को हरा लेंगे। अब बीजेपी को, अब गठबंधन में हम नहीं आए, अब दिमाग में बैठ रहा लोगों की बीजेपी हरानी है। इस चक्कर में हमारा बहुत बड़ा वोट बीजेपी को हराने के चक्कर में वहाँ चला गया। अब बीजेपी को उसकी कमर भी तोड़ दी, कमज़ोर भी कर दिया। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 200 के पास में आ गए। तो ऐसा तो हो गया, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे मूवमेंट को बहुत नुकसान हो गया। जब समाज ये चाह रहा है तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में जो आँख कान हैं बहन जी के, प्रभारी लोग, नेता लोग,
उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो समाज की इन बातों को बहने तक पहुँचाए। जब उनसे पूछा गया कि समाज का एक व्यक्ति, एक नेता उभर कर सामने आ रहा है जो समाज की बातों को सामने रख रहा है, उनके एट्रोसिटीज में काम कर रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझसे आजकल ये बात स्वाभाविक है कि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा होगा, मुझसे भी पूछा जा रहा है। आकाश भाई तो इन चैनलों पे आते नहीं हैं, तो उनसे कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन वो समझते हैं कि पूछा जा रहा होगा। मैं आता हूँ उन चैनलों पे तो मैं जो है मुझसे लोग पूछते हैं। तो अभी मुझे पंजाब में पूछा कि आकाश भाई जो अभी वो हुए क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि अभी तक वो सांसद बने हैं, कांशीराम बनने के लिए अभी सफ़र तय होगा। इस मूवमेंट को सांसद की ज़रूरत नहीं है, इस मूवमेंट को कांशीराम की ज़रूरत है। बहन जी सांसद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट की लीडर हैं। इसलिए अगर वो साहब कांशीराम बनने तक का सफ़र तय कर लेते हैं तो समाज उनका साथ देगा, और अगर वो उस पर उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते हैं तो समाज साथ नहीं देगा। यहाँ तो बात वो है कि जो मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा और जिस पे समाज भरोसा कर लेगा उसको लेकर के बात आगे बढ़ेगी। अब साहब कांशीराम तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनके रास्ते पे जो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और विश्वास जीत लेगा, उस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी समाज देगा। तो जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ फैक्ट के आधार पर, कुछ बातचीत के आधार पर, अगर समाज चंद्रशेखर भाई से सहमत हो जाता तो लोग बसपा को छोड़ करके सभी लोग चंद्रशेखर भाई को ज्वाइन कर रहे होते। लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा नहीं, इक्का दुक्का कोई गया है, वो तो वहाँ से भी यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम चली गई हो, बहुत बड़ा बीएसपी खाली हो गई हो, ऐसा मैंने कहीं सुना। इसका मतलब अभी भी समाज को ये उम्मीद है, ये मानना है कि बसपा से बेहतर विकल्प चंद्रशेखर भाई नहीं है। अगर बेहतर विकल्प होते तो ये सब लोग ज्वाइन कर लेते जो हमसे बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें अभी और भी हैं, जैसे कि उनका Y+ सिक्योरिटी अमित शाह के द्वारा देना चुनाव से पहले, उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। जो फैक्ट्स हैं, जो सच हैं, जो दिखते हैं, जैसे उनका मध्य प्रदेश में उनके नेताओं का बीजेपी की गाड़ियों में पकड़ा जाना, ऐसे तमाम डाउट्स हैं जो चंद्रशेखर भाई को क्लियर करने होंगे कि ऐसे वो क्लियर नहीं करते हैं तो उनका काम क्लियर करेगा, तो वो ना करें क्लियर, लेकिन काम से कर दें जी। तो तीसरी बात यह है कि मैंने कहा कि साहब कांशीराम के काम को साहब कांशीराम की तर्ज पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। साहब के अनमैरिड रहने के कुछ कारण थे, फ़कीर रहने के, धन संचय ना करने के कुछ कारण थे, परिवार में वापस ना जाना, परिवार को छोड़ देने के कुछ कारण थे, उसको समझना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब का ही परिवार था, बाबा साहब ने दूसरी शादी कर ली थी, उनका घर था। बाबा साहब की परिस्थिति में अब की परिस्थितियों में अंतर है, यही बात तो साहब ने मैसेज दिया है। बाबा साहब के समय पे जो हमारी लड़ाई थी, जो हमारे बीच में जो लोग थे, जो राजा लोग थे, वो अंग्रेज थे। राइट। हमें अंग्रेजों से अधिकार मांगने थे, रोक तो यहाँ के लोग रहे थे, लेकिन देने वाले अंग्रेज थे। लेकिन आज जो लड़ाई है वो उन्हीं लोगों से है जो अंग्रेज को रोक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पैसा का होना बहुत खतरनाक चीज़ है। परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट बढ़ता है, और पैसे से कभी किसी का पेट नहीं भरा। अंबानी ने कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिया, वो उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो इसके लिए कोई वो नहीं होता। जब आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आप कहेंगे कि इसके ये मकान हो जाए, वो मकान हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, वो हो जाए, उससे आपका अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा। इससे आसक्ति आएगी, आसक्ति से दुख आएगा, फिर आपको विरोधी लोग जो है घेर लेंगे, भैया या तो ऐसे है या ऐसे, तो बता दे कहाँ से लाया, कैसे लाया। इसलिए आपका फ़कीर होना ज़रूरी है। अनमैरिड के भी नंबर होते हैं, इसमें गृह त्याग के नंबर होते हैं। बाकी काम को आगे बढ़ाएं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहला ऑप्शन आकाश भाई, वो काम को आगे बढ़ाएं।
अगर समाज उनको छोड़ करके कहीं और चलने का मन बनाता है, नहीं वो उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, तो आकाश भाई दूसरा ऑप्शन है, उनको लोग देखें। और कोई तीसरा हो, वो नहीं कर पाते हैं, कोई तीसरा हो उनको देखें। कोई भी नहीं मिलता है तो एक मौका जयप्रकाश को दें। मैं कमिटमेंट करता हूँ समाज के साथ कि हम साहब कांसीराम की असली सपूत औलाद बनकर के हमारी पूरे सब लोग हम लोग समाज के साथ लेकर के इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक इस मूवमेंट को पहुंचाने का कमिटमेंट करते हैं। ये हमारा कहना है। हम बताओ, किसी के लिए कोई गलत बोले तो बताओ। पहला ऑप्शन आकाश भाई, चलाओ भाई आगे, हम तुम्हारे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर भाई तुम चला लो, वो नहीं चला पा रहा तो हम तुम्हारे बन जाएंगे। लेकिन मैं इस मूवमेंट में नई लकीर नहीं खींचूँगा, नई लाइन, नई इसमें फूट नहीं डलने दूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, इसको मैं करूँगा। जब उनसे पूछा गया कि आप समाज में घूमते हैं, नेताओं से मिलते हैं, समाज की हर बात को देखते हैं, क्या लगता है वापसी हो पाएगी आपकी पार्टी में? देखिए, हेड और टेल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उसमें बीच में कुछ नहीं होता। आज बहन जी ने मना कर दिया, कल हाँ कर सकती हैं, बस चंद घंटों का अंतर है, लेकिन जवाब बिल्कुल अलग है, बात अलग है। इसलिए आज बेशक चल रहा हो कि बहन जी नहीं लेंगे, लेकिन कल चल सकता है कि बहन जी लेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बसपा चाहे कितनी नीचे चली जाए, मैं यहीं काम करूँगा, इसी मूवमेंट में काम करूँगा और आखिरी सांस तक बहन जी के साथ हूँ। हो सकता है आखिरी दिनों में बहन जी कोई फैसला ले लें हमें लेकर के, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्यों, बसपा के पास बना बनाया स्ट्रक्चर है, केवल उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्ट्रक्चर का, उस संसाधन का, उस टूल्स का अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हम इस पार्टी को 20 साल में जो पीछे गई है, हम इसको 2 साल में उससे आगे पहुंचा देंगे। समाज को संदेश देखिए उन्होंने क्या दिया है, अब सुनिए। मैं तो सभी से अपील करता हूं कि हार जीत चलती रहती है, आप लोग हिम्मत ना हारें, इस मूवमेंट को समझें, इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, नई पार्टी में ना जाएं। अपना घर अपना होता है, इसको आप रिप्लेस ना करें, रिपेयर कर लें। कोई आपको नहीं भी पूछता है कि हम तुमसे सहमत नहीं हैं काम से, आप काम नहीं करना चाहिए आपको, फिर भी काम करो। उनसे बोलो कि पार्टी ये हमारा घर है, ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हमें तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हम काम करेंगे। तो मैं इस अपील के साथ सभी साथियों से धन्यवाद करता हूँ। तो आप जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बसपा कोऑर्डिनेटर, जो एक कार्यकर्ता के रूप में इस समय पार्टी से बाहर निकाल दिए गए हैं, उनकी इन विचारधारा को सुना आपने, अब उनकी बातों को सुना आपने, तो क्या लगता है उनकी वापसी होनी चाहिए पार्टी में? आप सबकी प्रतिक्रिया जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।